वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ नदीम साहब, और जो जबरदस्त किस्म के कंसल्टेंट हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एम्प्लॉय रिलेशन के, और ये एक्सपर्ट हैं लेबर लॉस के, जो बड़ा जबरदस्त किस्म की कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को। 34 साल एक्सपीरियंस है, अपने हाथों से खुद काम किया है, और बड़े बड़े जो दिग्गज किस्म के जो लोग हैं उनको भी फेस किया है। तो जब इस तरह के अपने हाथों से काम किया होगा तो कैसा ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट बनेगा। तभी तो हमने इनका कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेशन ऑन लेबर लॉस। 3 to 6 मंथ सर्टिफिकेशन होगी, और अगर आपको लगता है कि आप अभी इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें, ताकि हमारी टीम आपसे भी रब्ता कर सके फर्दर कोर्सेज के हवाले से। सर, आपसे सवाल ये है कि व्हाट आर द वेलफेयर एंड वेलबींग प्रोविजंस अंडर फैक्ट्री एक्ट? वो क्या है, इसको आसान भाषा में समझाइए, ताकि हमारे तमाम लोग सुनने वाले जिनका ताल्लुक एचआर से नहीं भी है वो इल्म से मुस्तफ़ीद हो और उनको बेहतर तरीके से समझ आए कि इसका मकसद क्या है और हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जी सर। वेलफेयर ऑफिसर, इस सवाल के ज़िम्न में जो शुरू किया जाए बात, वो ज़्यादा बेहतर है कि वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट को मैंडेटरी करार दिया गया है अंडर सेक्शन 28 ऑफ सिंध फैक्ट्रीज एक्ट, कि जहाँ पे 500 आदमियों से कम की फैक्ट्री है वहाँ पे आपको वेलफेयर ऑफिसर एक अपॉइंट करना है। ठीक है। इसके अलावा बेइंतहा चीज़ें बताई गई हैं जो वेलफेयर और वेलबींग से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे 250 आदमी अगर काम करते हैं, 250 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ कैंटीन का होना ज़रूरी है। फूड नहीं, लेकिन कैंटीन एक जगह प्रॉपर देनी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देनी ज़रूरी है। ठीक है। ठंडा पानी वो भी ठीक है। प्लस वॉशरूम्स की क्वांटिटी तक बताई गई है रूल्स के अंदर, कि हम जैसे एक होता है कि जनाब आपने पता चला 50 आदमी है, 100 आदमी है, एक आपने लेटरिन बना दिया, तो इसके अंदर उन्होंने बाकायदा उसकी वजाहत की गई है कि कितने आदमियों पे कितने लेटरिन्स होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो यानी ये इसी तमाम चीज़ों को, फिर एक आदमी की उन्होंने जगह तक बताई गई है कि पर स्क्वायर फीट कितना आप रख सकते हैं। बिल्कुल। फिर और ख़वातीन है तो मर्द हज़रात का ख़वातीन डिफरेंट होना चाहिए, इस तरह की बातें। बिल्कुल, दोनों के अलग अलग वॉशरूम्स हैं। फिर ख़वातीन के लिए उन्होंने उनके बच्चों के लिए रेस्ट रूम जो है, जो चिल्ड्रंस रूम कहलाता है, उसकी प्रोविज़न दी हुई है अंडर सेक्शन 53। डे केयर की बात तो नहीं कर रहे। डे केयर की बात बिल्कुल राइट वर्ड है वो। 53 सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 है वो फैक्ट्रीज एक्ट का भी, और मैटरनिटी का भी सेक्शन है जो कि 10 है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। वो दोनों सेक्शंस परटेन करते हैं ये डे केयर फैसिलिटी के हवाले से। तो ये मराद दी गई हैं बशमूल हाइजीन से रिलेटेड तमाम हाइजीन कार्ड को मेंटेन करना। ठीक है। उसको हर साल में 2 दफ़ा वो हाइजीन कार्ड भरे जाएं। ठीक है। फिर प्लस आपका क्या कहलाता है, ये जो तमाम मशीनरी से उसको दूर रखना वर्कर को, उसका पूरा एक सेपरेट पूरा सेपरेट चैप्टर उसके अंदर आप यार इसको और जी बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ा रहे हैं जी। उसमें लिफ्ट्स का क्या तरीके, लिफ्ट का एग्जामिनेशन साल में 2 दफ़ा जरूर, और हैज़ार्डस मटेरियल है उसकी डिस्पोजिशन कैसे है सारा। ये मोस्टली ये मतलब यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस, उस पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी हो रहा होगा। एक्सीलेंट सर। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम वेज and how it is calculated? Does it apply to a daily wager, piece rate workers too? इन पे भी अप्लाई होता है, बताइए। ये बिल्कुल मिनिमम वेज जो है, बेसिकली मिनिमम वेज बोर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से का है, वो सिलेक्ट करता है, वो बनाता है, रिकमेंडेशंस जाती हैं, उसका एक तरीक़ाकार दिया हुआ है बाकायदा। उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके वो उनको रिकमेंडेशन देते हैं, और वो उस महीने के अंदर अंदर उस पर एतराज़ात को देखते हैं कि अगर वो महीने तक कोई एतराज़ नहीं आ रहा तो फिर वो अनाउंस कर दिया जाता है। इस वक्त प्रेजेंटली 32,000 रुपये मिनिमम वेज है, जो कि हर साल रिवाइज होती है
पिछले 2-3 सालों से इसकी काफ़ी मतलब ज़्यादा इसकी अमाउंट में रिवीजन देखा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिकली, जो कि 1-2 हज़ार रुपये प्लस माइनस की फिगर होती थी। अब ये पिछले 2-3 साल से इसमें ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ गिरानी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो लाजमी बात है कि गवर्नमेंट इसको रिवाइज कर रही है और इस पे 32,000 रुपये लेकर आई है। एक्सेलेंट। और मेरा ज़्यादा ख्याल है इंशाल्लाह ताला कि अब हम फेयर लिविंग वेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जल्दी जाना चाहते हैं। एक्सेलेंट। अब आइए, और इसको कैलकुलेशन भी अगर हम आपसे कहेंगे, जब कोर्स पढ़ाएंगे तो आप कैलकुलेशन के बारे में, वो तो बात की बात है, लेकिन मोटा सा ये है कि पीस रेट वर्कर बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर या और इंडस्ट्रीज़ के अंदर पीस रेट की पेमेंट होती है। तो आप जब भी पीस रेट को डिज़ाइन करें तो इस तरह करें कि वो मिनिमम वेज को जो 26 दिन पे 32,000 रुपये कमाता है, वो कम से कम मिनिमम उतना कम है, यानी कि उसको भी थोड़ा सा फेयर वेज की तरह आप ट्रीट करें। जी, ये ना हो कि वो पीस रेट पे 32,000 से कम कमा रहा हो। तो इसीलिए ये पीस रेट के ऊपर भी लागू है। अगर आप डेली वेजेस के ऊपर भी पेमेंट कर रहे हैं तो 1233 रुपये बनेगी, आप उसके हिसाब से भी आप उनको पे कर सकते हैं। ग्रेट से जबरदस्त। और जब हमारा कोर्स डिटेल में लॉन्च होगा तो मजीद बात भी होगी। सो व्हाट इज द सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड हाउ इट ऑपरेट्स इन कंट्रीब्यूशन पेमेंट्स? सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेसिकली सिंध में इसका एक लॉ है, अदरवाइज वैसे हमारे पास सिंध से पहले भी सिंध प्रोविंशियल सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1965 था, तो बाद में सिंध वालों ने इसको इनेक्ट कर लिया। वो पूरा लॉ है। और स्कीम बेसिकली ये है कि आप इसके तहत तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। वर्कर्स जो हैं वो इसके एंटाइटल्ड होते हैं कि वो अपना इलाज मुआवजा इनकी डिस्पेंसरी से या इनके अस्पतालों से बशमूल वो जो इनके रजिस्टर्ड ऑफिसर्स जो इनके पैनल पे होते हैं। जी, वो बेसिकली पैनल नहीं, वो ये है कि कराची के अंदर उनके 4 अस्पताल हैं। एक साइड पे वलीका है, एक अपना लांडी पे है, और उसी के साथ उनका अपना गुर्दों का भी वो है अस्पताल। तो कराची में हॉस्पिटल्स हैं, एक उनका कोटरी में हॉस्पिटल है। जी जी, टोटल सिंध में यानी 4 अस्पताल हो गए। ठीक, कराची में 3 हो गए, इधर 4 हो, एक सिंध में हो गया, कोटरी में हो गया, तो टोटल 4 हो गए इनके। तो इस तरह से आप फैसिलिटी यहाँ पे आपके वर्कर्स ले सकते हैं। इनकी कुछ 40 प्लस डिस्पेंसरीज है अक्रॉस सिंध, वहाँ ले सकते हैं। और इसकी कंट्रीब्यूशन जाती है जो कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, 6% पे करना है, बिल्कुल सही, मिनिमम वेज का। तो वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पे करता है। तमाम अपने जो वर्कमैन है उनकी उसकी बुनियाद पे उनको कार्ड मिल जाएगा, और वो कार्ड नादरा से लिंक हुआ है, और नादरा के डेटाबेस के साथ। तो वो जो भी उनके डिपेंडेंट है, वो खाली वो ही नहीं बल्कि उनके फैमिली डिपेंडेंट जो भी हैं, उनके बच्चे और उनके वालिदैन तक उसमें कवर होते हैं, वो उससे इलाज मुआवजा ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन सर। हाउ एन एम्प्लॉई कवर्स अंडर पेंशन स्कीम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? EOBI का कानून है पाकिस्तान में जो कि इसको रेगुलेट करता है। EOBI एक्ट 1976, और फिर अगेन डेवोल्यूशन के बाद हर सूबे ने अपने कानून बनाए, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे ये सेग्रीगेट नहीं हो सका, तो अभी भी ये फेडरल लॉ में ही चल रहा है। ठीक, लेकिन डिबेटेबल है। अब आइए पेंशन की तरफ। इस वक्त मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये है, और उसका तरीक़ाकार ये है कि 5% जो है एम्प्लॉयर पे करेगा और 1% एम्प्लॉई पे करेगा। पहले 5% ही होता था, बाद में 2005 में ये अमेंडमेंट आई तो उसमें 1% एम्प्लॉई का डाल दिया गया। पहले एम्प्लॉयर का 5% होता था, 1% अमेंडमेंट के बाद आ गया। राइट। अब इसके अंदर जो पेंशन मिलती है वो 10,000 पे मिलती है, और वो फार्मूला बेस्ड पेंशन है जो 3 कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने, कि 18 साल से ले करके आपका 40 साल तक की सर्विस पे 15 इयर्स का कंट्रीब्यूशन बनेगा। ठीक है, और फिर 40 से 45 साल की उम्र में
अगर आप 7 साल का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 45 से अगर अब आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो 5 साल का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो आप पेंशन के एलिजिबल हो जाएंगे। सही, एक्सेलेंट, एब्सोल्युटली यस। और इसमें अगर मैं थोड़ी सी बात पूछूं कि व्हाट इज EOBI एंड हाउ एन एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर पेंशन स्कीम, कैसे एलिजिबल बनता EOBI तो मैंने बताया आपको कि ये है, एलिजिबल कैसे बनता है वो employee? एलिजिबल मैंने बताया कि पहले ये था कि ये 10 आदमियों से ज़्यादा के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका इतलाफ था। बाद में ये सब पे इसका इतलाफ हो गया देन डायरेक्टर्स, राइट। ठीक है। तो हर आदमी के ऊपर ये इस कानून इस वक्त लागू है EOBI का। और अगर कोई का ऑर्गेनाइजेशन अगर EOBI की कंट्रीब्यूशन पे ना करती हो तो कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हैं? जी बिल्कुल है। क्या है, चंद उस पर अगर बात हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाए। वो उसकी सज़ाएं हैं बाकायदा, वो डिफ़ाइन की गई हैं और उसमें कोई ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि जहाँ पे आप ये कह सकें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे मुबर्रा हो, ठीक है। उनके ऊपर एप्लीकेबल हैंगे। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, excellent. So let's talk about 2-3 more questions about it, then we will close the show. बहुत मज़ा आ रहा है आपसे ये चीज़ें लर्न करने में, और मैं समझता हूँ जो तमाम हमारे हजरात सुनने वाले उनको लगेगा कि HR के अंदर क्या चीज़ मिसिंग थी जो आपसे ऑलरेडी पॉडकास्ट के थ्रू लर्न कर। सर, व्हाट इज अ ग्रुप इंश्योरेंस एंड वर्क्समैन कॉम्पनसेशन? अच्छा, ग्रुप इंश्योरेंस का बेसिकली ये 1972 में अमेंडमेंट हुई थी लेबर पॉलिसी के अंदर, और फिर ये स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 उस ज़माने में कहलाता था, उसके अंदर इसको इंसर्ट किया था। तो ग्रुप इंश्योरेंस, और अभी सिंध के अंदर सिंध टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर एक सेपरेट क्लॉज है इसका, तो अब उसमें नेचुरल डेथ को कवर करता है, और उसकी जो फिगर दी गई है वो ही है जो वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर अगर कोई हादसाती मौत में मर जाए, तो वो उसको पैसे मिलेंगे। शेड्यूल 4 में इस वक्त 5 लाख रुपए बताए गए हैं। उसके 4 शेड्यूल हैं, तो उसमें जो पहला शेड्यूल है कैटेगरीज का, दूसरी शेड्यूल के अंदर कोई मेरा ख्याल 50 के करीब डिजीज़ बताई गई हैं या इंजरीज बताई गई हैं कि जो कि जिस पे कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। तो आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस है ये समझ लें नेचुरल डेथ पे एलिजिबल हो जाता है, और वो जो कॉम्पनसेशन है जो एक्सीडेंटल वाला है वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के थ्रू जो मुख्तलिफ कैटेगरी की एलिमेंट या इंजरीज के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कवर करता है, और ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो डेथ के ऊपर कवर करता है। Absolutely, yes. Let's talk about another question, sir. Can co-worker be the part of company's profit in how? जी, जो भी वर्कर्स हैं वो कंपनीज के प्रॉफिट में, मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे वेज के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेज पे आकर के ख़त्म हो जाए। एक तरीके से इंसेंटिवाइज करना है, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल का तो कोई वो नहीं होता ब्लू कॉलर में, तो वहाँ यही है कि वर्कर की पार्टिसिपेशन प्रॉफिट के अंदर किस तरह से किया जाए। तो वो हमारे पास 2 कवानीन मौजूद है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है और वर्कर वेलफेयर फंड है। Absolutely. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन फंड में 5% प्रॉफिट का जो है वो दिया जाता है, और उसमें 3 कैटेगरीज वर्कर्स की होती हैं, वो बनाई जाती हैं, और इसके अंदर वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर 2% जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बिल्कुल जबरदस्त। तो इसका मतलब हो सकता है दिस इज पॉसिबिलिटी नहीं है ये, बल्कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी, यस, दिस इज अ मैंडेटरी। यस, तो वर्कमैन जो है वो प्रॉफिट का 5% या 2% जो आपके पूरे दोनों के एक्ट मौजूद हैं, और ये मैंडेटरी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर आप बात कर रहे हो, राइट। तो अगर प्रॉफिट कमाया है तो उसका तरीक़ाकार बताया गया। जैसे 10C का एक बोनस कहलाता था, या 10C क्या होता है वैसे? 10C स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 में कहलाता था कि वो बोनस है जो कि एक एलिजिबल है वर्कर, ठीक है, जो कि आप सिंध टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट में वो 10C की बजाय सेक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर 13 के तहत वो दिया जाता है, और उसकी कंडीशंस हैं, उसका तरीक़ेकार बताया गया है। तो वो उसमें ये है कि अगर आप
आपका प्रॉफिट वेज बिल से ज़्यादा है तो आप एक ग्रॉस सैलरी हर वर्कर को देंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस। और मजीद इसके बारे में और भी सीखेंगे आपसे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ये है, डज एनी लॉ एग्जिस्ट टू कवर हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर दिस लॉ? अच्छा, इसमें हुआ ये कि हरासमेंट का पूरा एक लॉ है, वुमेन्स वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट सन 2010, जिसमें अमेंडमेंट भी आई और वो अमेंडमेंट 2020 की थी। ठीक है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो था, जो कि एक हमारा ILO का कन्वेंशन भी है, उसको उन्होंने करार दिया। आयशा मलिक की जजमेंट कहते हैं उसको उर्फ आम में, जस्टिस आयशा मलिक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। उसमें उसने करार दिया कि जनाब ये जो डिस्क्रिमिनेशन भी है ये भी हरासमेंट के ज़ुमरे में फॉल करती है। इससे पहले बेसिकली थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जो कानून था वो समझ लें कि सेक्सुअल हरासमेंट को ज़्यादा कवर कर रहा था, ज़्यादा क्या बल्कि वो ही कवर कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब इसको पूरा रिव्यू किया गया तो उन्होंने उसको फिर देखा कि इसके अंदर हर किस्म की हरासमेंट ली, और जब वो हर किस्म की हरासमेंट ली तो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात की गई, और इस पे ILO कन्वेंशन भी मौजूद था हमारा पास ऑलरेडी, जो रेटिफाई किया हुआ था। ठीक, तो वो फिर उन्होंने बाकायदा उसको एक पार्ट ऑफ लॉ जो था वो करार दिया कि डिस्क्रिमिनेशन भी हरासमेंट के ज़ुमरे में फॉल करता है। एब्सोल्युटली। तो इसका अगर जो आयशा मलिक जजमेंट है, कभी इस पर हम बड़ी डिटेल में आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि कुछ जो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, और कुछ खवातीन को भी हम इनवाइट करेंगे, वो आए आपके इसी पैनल पे बात करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को वो चीज़ें जो नेट पे अवेलेबल हैं, आसान नहीं है, आप जैसे लोग उसको बड़ा आसान कर। इसका पूरा मैंने बताया कि हरासमेंट का एक पूरा लॉ है, तो उस पर एक कोर्स सेपरेटली मैंने काफ़ी जगहों पे वो कोर्स मैंने पढ़ाया है, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग दी है, तो वो एक ठीक है, इस पर बात करेंगे। सवालों का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका, लेकिन कोर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोर्स यहाँ से शुरू होता है। आरिफ साहब से बात हो रही थी हमारी लेबर लॉज के हवाले से, ढेर सारे सवालात के, टोटल 22 सवालात किए मैंने इनसे, डिफरेंट प्रोजेक्ट के हवाले से। इन्होंने 34 साल डिफरेंट जगहों पे जो है ओवरऑल कंसल्टिंग दी है। 34 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, बेतहाशा एक्सपोजर रखते हैं, अपने हाथों से इन्होंने काम किया। हम चाहते हैं इन्हीं से पढ़ते हैं लेबर लॉज के हवाले से, इन्हीं से करते हैं सर्टिफिकेशन, ताकि जहां आप आज हैं, अगर आप हेड ऑफ HR बनना चाहते हैं, HR की बड़ी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो आपको इस इल्म की बेहद ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेरोल तो आप सीख जाएंगे, टैलेंट एक्विजिशन भी आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन लेबर लॉज के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं समझता हूँ कि ये कोर्स आपको ऑफर कर रहा है। आपको अगर कोई सवाल है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोर्स में इनरोल होना है, तो इसी दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर बात करें, और ताकि हमारी टीम आपसे रब्ता करे। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते बड़े ज़बरदस्त पावरफुल कंटेंट के साथ, जिसमें हम बात कर रहे होंगे बिजनेस के हवाले से, बात कर रहे होंगे HR के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, सेल्स के हवाले से, सप्लाई चेन के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, और बेतहाशा ऐसे टॉपिक्स जो आपकी अप्रोच में बहुत कम है, हम उनको आसान और आपके पास अप्रोचेबल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं जबरदस्त कोर्स एंड टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।